Hello guys, how are you all? I hope you guys all are fine. And I am Assistant Professor Mona, and today I am going to discuss about William Makepeace Thackeray. As you can see your screen, that William Makepeace Thackeray, again very important Victorian writer. And when we talk about the Victorian writers, all the Victorian writers are very important if you are preparing for the UGC NET exam or any of the competitive exam. This lecture will be beneficial for you guys. एंड अगर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर ली है यूजीसी नेट एग्जाम की तो आप लोगों को विलियम मैकपीस थैकरे के बारे में पता होगा, आप लोग अवेयर होंगे इस बारे में. बट अगर आप लोग अपनी बिगनिंग स्टेज में हैं so you should follow this video lecture series, and this is the third video lecture of the Victorian writer series. Okay, so let's start our today's lecture. एंड मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी. अगर आप लोग यूजीसी नेट के एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहते हैं या ऑल दी टीचिंग एग्जाम्स के टेट, सेट, सुपर टेट, यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए, सो you guys can leave your comment in comment section, and I will provide all the previous year question paper in PDF form. So let's start our today's lecture. Okay, move on to, as you can see your screen, that William Makepeace Thackeray. Move on to our screen. Okay, he was born at 18 July 1811. वेरी इंपॉर्टेंट राइटर हैं और इनके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है. आई हैव सीन वन क्वेश्चन इन यूजीसी नेट एग्जाम दैट विलियम मैकपीस थैकरे वेयर ही वाज बोर्न. सो ही वाज बोर्न इन कोलकाता इंडिया. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट ही वाज बोर्न इन कोलकाता. अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है कि ये कोलकाता में कैसे आ गए. ठीक है, यहाँ पे इनके फादर जो थे रिचमंड थैकरे, ये इनके फादर ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करते थे, सर्व करते थे यहाँ पर. ठीक है, रिचमंड थैकरे ईस्ट इंडिया कंपनी में, जो हमारे उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल चल रहा था, तो उस टाइम पे इनके फादर रिचमंड थैकरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ये सर्व करते थे. और इनकी मदर थी एने बीशर. यहाँ पर क्या हुआ था, एक टाइम पर जब ये लोग इंडिया में रह रहे थे उस टाइम पर इनके फादर की जो है, इनकी फादर की डेथ हो गई थी. अब आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, इनकी मदर जो है शी कुडंट बी एबल टू रेज हिम एट इंडिया एंड शी कुडंट फाइंड हर सेल्फ इन कंफर्टेबल सिचुएशन, सो दैट शी sent him to the England. Okay, and when he went to the England, he attended the Charterhouse School in England. As you can see on your screen, that Charterhouse School. ये जो स्कूल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. अभी हम लोग आगे की स्लाइड्स में देखेंगे इसको. और इनकी वाइफ जो है इजाबेला गैथिन, इनकी वाइफ से जुड़ी हुई एक ट्रेजेडी है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, इनकी वाइफ जो है, इनके थर्ड जो चिल्ड्रन है, इनके बर्थ के बाद में इनकी वाइफ को जो है कुछ ट्रॉमेटिक अटैक वगैरह आते थे, और ड्यू टू इन ट्रॉमेटिक अटैक हर कंडीशन वाज नॉट वेल एंड ही वाज सफरिंग ड्यू टू हर वर्सन कंडीशन. विलियम मैकपीस थैकरे had suffered a lot. And yesterday हम लोगों ने चार्ल्स डिकेंस के बारे में लेक्चर डिस्कस किया था. चार्ल्स डिकेंस और विलियम मैकपीस थैकरे, इनका भी एक अच्छा रिलेशन है. अच्छा रिलेशन तो नहीं कहेंगे, एक नेगेटिव वे में इनका रिलेशन था, बिकॉज आई टोल्ड यू yesterday that गैरिक क्लब, चार्ल्स डिकेंस वाज द मेंबर ऑफ द गैरिक क्लब, एंड इस गैरिक क्लब में विलियम मैकपीस थैकरे भी मेंबर थे. और यहाँ पर जब चार्ल्स डिकेंस और विलियम मैकपीस थैकरे के बीच में कॉन्फ्लिक्शंस एक टाइम पर इतने ज्यादा रेज हो गए थे कि खुद गैरिक क्लब की कमेटी को आना पड़ा था इनको इनके कॉन्फ्लिक्शंस को रिजॉल्व कराने के लिए. और सेकंड थिंग यहाँ पर ये है कि चार्ल्स डिकेंस को फर्स्ट विक्टोरियन राइटर, प्रीमियर विक्टोरियन राइटर कंसीडर किया जाता है, और विलियम मैकपीस थैकरे कंसीडर हिमसेल्फ एज द कॉम्पिटिटर ऑफ द चार्ल्स डिकेंस.
सो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई थी कि विलियम मैकपीस थैकरे को जब खुद को ये एज ए कॉम्पिटिटर देखते थे चार्ल्स डिकेंस के, तो यहाँ पर ये इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाए थे कि चार्ल्स डिकेंस इतने अच्छे वर्क्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनको एक एज ए प्रीमियर नॉवेलिस्ट कंसीडर किया जा रहा है विक्टोरियन एरा में। तो और यहाँ पर ये दोनों नॉवेलिस्ट जो हैं चार्ल्स डिकेंस एंड विलियम मैकपीस थैकरे, ये दोनों ही ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से पास आउट है। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। ये एक स्टोरी है हमारी, एक ये छोटी सी स्टोरी है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर मुझे ये स्टोरी डिस्कस करने की नीड क्या है। यहाँ पर नीड कुछ नहीं है, बट हम लोग जब राइटर्स को पढ़ते हैं तो हम लोग को एक एज के पूरे राइटर्स को एक साथ में पढ़ना होता है, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, ये राइटर्स के किसी के बीच फ्रेंडशिप काफी अच्छी है, किसी के बीच में कॉन्फ्लिक्शंस चल रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग को ये लोग क्या करते हैं, कई बार एक दूसरे को प्रेज करने के लिए या क्रिटिसाइज करने के लिए भी वर्क लिखते हैं, और उन वर्क्स में स्पेशली कभी किसी को ये प्रेज करेंगे अपने फेलो राइटर्स को या फेलो नॉवेलिस्ट को, ये लोग कभी प्रेज करेंगे, कभी उसको नेगेटिवली क्रिटिसाइज करेंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, यूजीसी नेट एग्जाम हो या एनी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यहाँ पर डीपली क्वेश्चन निकाले जाते हैं। आपसे सिंपल किसी की बर्थ डेट नहीं पूछी जाएगी, ना ही किसी के वर्क्स पूछे जाएंगे, ये वर्क्स किसने लिखा है, किसके द्वारा रिटन है, ये चीज नहीं पूछी जाएगी। सिंपली डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंदर से क्वेश्चन निकाले जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम में प्रिपेयर हो, यूजीसी नेट एग्जाम में आप अपीयर हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्जाम में आप अपीयर हो, इतने डीपली क्वेश्चन निकाले जाएंगे कि शायद आपकी वहां तक पहुंच ना बन पाए। बट आई हैव क्वालिफाइड नेट एग्जाम एंड आई हैव प्रिपेयर्ड वेल, एंड मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था। सो ये एक इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर होती है कि हम लोगों को राइट स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। आप उसकी बर्थ डेट हो सकता है मे बी कभी पूछ लें, बट ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं बन सकते, क्वेश्चन डीपली ही बनेंगे। आपको डीपली एनालाइज करना होगा, हर एक वर्क को देखिए, गो थ्रू दी समरी एंड इनको बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर आप इनको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। एंड यूजीसी नेट एग्जाम का पर्पस भी यही है कि आप कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई अगर करना चाहते हैं तो यूजीसी नेट एग्जाम या उस पर्टिकुलर स्टेट का टेट जो है वो सेट एग्जाम जो है वो आपको क्वालिफाई होना चाहिए। तो यहाँ पर नीड यही है। और दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंस यूजीसी नेट की भी हो जाती है कि इफ यू वांट टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर, सो यू हैव टू कंप्लीट योर पीएचडी ऑल्सो। तो पीएचडी के लिए भी एंट्रेंस या फिर या तो आप एंट्रेंस क्वालिफाई करो या फिर आपके साथ पास में चॉइस ये होती है कि आप जाइए और यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई हो। तो बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज होती है जो टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर आपसे यूजीसी नेट एग्जाम की यूजीसी नेट क्वालिफिकेशन मांगी ही जाएगी। और अगर आप पीएचडी के लिए अपेयर हो रहे हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो यूजीसी नेट एग्जाम आपको, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो यहाँ पर आपकी पीएचडी जो है वो बहुत इजी हो जाती है इफ यू आर नेट क्वालिफाइड एंड जेआरएफ। सो यहाँ पर आप प्रिपेयर कर सकते हैं यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। और अगर बिगिनर्स हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यू कैन फॉलो दिस लेक्चर video lecture series. I will provide all the summaries, all the biographies and all the important works, short and sweet summary and additional information also, because यहाँ पर मैं जो आपको additional information देने वाली हूँ, additional information इजीली आपको नहीं मिलेगी। आप जाएंगे, गूगल सर्च करेंगे, 10 किताबें पढ़ेंगे, बट ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर आपको एक रेडी कंटेंट चाहिए, सो यू कैन फॉलो दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। This is enough. And yeah, additional information I told you about this, that he worked in the Time magazine between the 1837 to 1840. अब टाइम मैगजीन में क्या किया था इन्होंने, यहाँ पे काम किया था, और कॉन्ट्रीब्यूट टू द मॉर्निंग क्रॉनिकल एंड फॉरेन क्वार्टरली रिव्यू ऑल्सो। एंड पुंछ मैगजीन जो है इनसे एसोसिएट है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पुंछ मैगजीन जो है किससे एसोसिएट है, तो यहाँ पर विलियम मैकपीस थैकरे जो है पुंछ मैगजीन से एसोसिएट है। इन्होंने इस मैगजीन में 1843 से 1854 तक काम किया था। और यहाँ पर इनका जो वर्क है, द स्नो पेपर्स जो वर्क है, द हेनरी ऑफ एजमंड, ये यहाँ पर इन्होंने इसको सर्व किया था। और इनका सीडोनिम पूछा जा सकता है कि किस सीडोनिम के अंडर इन्होंने इस मैगजीन में काम किया था। हिबरनस हिबरनियर इनका सीडोनिम था, जिसका मीनिंग है मोर आयरिश देन द आयरिश, मोर आयरिश देन द आयरिश, ये इस सीडोनिम का मीनिंग है। तो ये एक यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई है जिसको आप याद रख सकते हो। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। सीडोनिम याद रखिए, कौन सी मैगजीन है ये याद रखिए, एंड आपको एग्जाम से पूछा जा सकता है बिकॉज ये डीप क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन नहीं है। ओके, एंड
Move on to next point. 1860 में he became an editor of the Cornhill magazine and contribute column called Roundabout Papers. Again additional information and very important point. डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, कौन सी मैगजीन के एडिटर थे 1860 में? वन क्वेश्चन यहाँ से रेज हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये रेज हो जाएगा कि इन्होंने जो उसमें कॉलम लिखा था वो कॉलम क्या था आपका? राउंड अबाउट पेपर्स। ठीक है, नेक्स्ट है ही हैड गिवन लेक्चर्स इन लंदन यूएसए ऑन द फर्स्ट 4 हैनोवियन मोनार्क। ठीक है, यहाँ पर अभी इन्होंने जो हैनोवियन मोनार्क पर जो लेक्चर्स दिए थे ये लेटर कौन सी बुक सीरीज में पब्लिश हुए थे? एज द बुक ऑफ द 4 जॉर्ज। ये आपको बुक याद रखनी है, यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। तो हम लोगों ने 3 पॉइंट्स में यहाँ पे 3 क्वेश्चन डायरेक्टली डिस्कस कर लिए हैं। एक आपका पुंछ मैगजीन से क्वेश्चन एसोसिएट हो सकता है, किस स्यूडोनिम के अंडर इन्होंने काम किया था। दूसरा इनके चार्ल्स डिकेंस के साथ क्या कॉन्फ्लिक्शंस बन सकते हैं उसको अभी छोड़िए। क्रॉनहिल मैगजीन में 1860 में इन्होंने एडिटर थे। नेक्स्ट इनके जो यूएसए में जाकर इन्होंने लेक्चर दिए थे हैनोवियन मोनार्क पर, उन लेक्चर्स को किस बुक फॉर्म में पब्लिश किया गया था? द 4 जॉर्ज बुक में पब्लिश किया गया था। एंड ही वाज द पॉलिटिशियन आल्सो, एंड एज यू नो दैट जहां पर भी पॉलिटिक्स आ जाती वहां पे कॉन्फ्लिक्शंस या क्लैशेस काफी होने लगते हैं। तो ये भी लिबरल पार्टी को सपोर्ट करते थे। यस्टरडे हम लोगों ने चार्ल्स डिकेंस का लेक्चर डिस्कस किया था, वो भी लिबरल पार्टी को सपोर्ट करते थे। बट यहाँ पर क्या हुआ था, जब पॉलिटिक्स आती है तो क्लैशेस होना नॉर्मल है, और यहाँ पर चार्ल्स डिकेंस और इनके बीच में भी काफी क्लैशेस हुए थे, और ये चार्ल्स डिकेंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। नेगेटिवली इन्होंने इनको क्रिटिसाइज भी किया था। मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंथोनी ट्रॉलोप है, ये खुद एक इंपॉर्टेंट राइटर है, इनको मॉडर्न में कंसिडर किया जाता है, विक्टोरियन तो नहीं है ये। तो इन्होंने रैंक किया था हिस्ट्री ऑफ हेनरी एस्मंड एज हिज ग्रेटेस्ट वर्क। अब यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। द वर्क ऑफ हिस्ट्री ऑफ हेनरी एस्मंड रिटन बाय विलियम थैकरे, हु प्रेज्ड दिस वर्क या हु कंसिडर दिस वर्क एज ए ग्रेटेस्ट वर्क। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो। एंड नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटिक्स, इनके बारे में अभी ये नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग ये जो डिस्कस करने वाले हैं ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों ने इंडियन पॉलिटिशियन बाल ठाकरे का नाम सुना होगा, बाल ठाकरे का नाम सुना होगा। हम लोग इंडियंस हैं तो हम लोग उसको ठाकरे नहीं ठाकरे ही प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ पर इंडियन पॉलिटिशियन बाल ठाकरे के जो फादर थे केशव सीताराम ठाकरे, वो जो थे विलियम मैकपीस ठाकरे के बहुत ज्यादा एडमायरर थे, इनको बहुत ज्यादा प्रेज करते थे, और उनसे इतने ज्यादा ये इम्प्रेस थे कि विलियम मैकपीस ठाकरे का सरनेम जो है वो उन्होंने अपने नाम के साथ में ऐड कर लिया था। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रखी जा सकती है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर शार्लोट ब्रॉन्ट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट विक्टोरियन राइटर है ये शार्लोट ब्रॉन्ट। एंड शार्लोट ब्रॉन्ट के बारे में इनका जो वर्क है जैन आयर, ये जैन आयर वर्क से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क है। गो थ्रू द समरी एंड रीड ऑल द इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड कैरेक्टर्स ऑल्सो। यहाँ पर जैन आयर ने अपना सेकेंड एडिशन, शार्लोट ब्रॉन्ट ने अपने वर्क जैन आयर का सेकेंड एडिशन इनको डेडिकेट किया था, विलियम मैकपीस थैकरे को। क्या आप लोगों में से कोई मुझे बता सकता है कि जैन आयर पब्लिश कब हुआ था? ओके, write your answer in comment section. Next है participate in the Chancellor's Gold Medal contest. Yesterday we have discussed the biography of Alfred Lord Tennyson. If you guys didn't see the video, go through the video lecture and read about it. Alfred Lord Tennyson ने चांसलर गोल्ड मेडल जीता था, किस पोएम के लिए? टिम्बकटू के लिए। उस कॉन्टेस्ट में विलियम मैकपीस थैकरे आल्सो पार्टिसिपेटेड एंड बट ही डिडंट वॉन द कॉन्टेस्ट वॉन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके कुछ क्वेट्स है जो हम लोग याद रख सकते हैं। एक क्वेट मैंने इनका देखा था जो कि एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन बना था उससे, आई हैव नो माइंड अबाउट माई ब्रेन। ये जो क्वेट है ना, इस क्वेट्स के बारे में क्वेश्चन बना था। सो हम लोग इनसे रिलेटेड, मैंने ज्यादा क्वेट्स नहीं लिए हैं, सिर्फ 4 ही क्वेट्स लिए हैं, आप इन क्वेट्स को याद रख सकते हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, टेक द स्क्रीनशॉट। इनके वर्क्स को डिस्कस करेंगे। इनके वर्क्स जो है इंपॉर्टेंट है, बट वैनिटी फेयर
ये जो वर्क है इसकी भी हम बात कर रहे हैं तो ये वैनिटी फेयर वर्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है, ब्रिटिश सोसाइटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। इसका कैरेक्टर रेबेका या बेकी शार्प मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। इसका टाइटल याद रखिए। यूजीसी नेट एग्जाम में से 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले इसमें इसका सब टाइटल पूछा गया था, अ नॉवल विदाउट हीरो। किस नाम से पब्लिश हुआ है, ये किसका वर्क है, 1848 में लिखा गया है, ठीक है। इसका मेन कैरेक्टर जो रिबेका शार्प है, बेकी शार्प, उसके बारे में, उनके बारे में पूछा गया है कि किस नोवेल से एसोसिएट है ये। और अगर हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, द पीपल्स हु आर प्रिपेयर्ड यूपीएससी एस्पिरेंट्स, दे आर अवेयर ऑफ दैट वहां पे मेंस में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत डीप क्वेश्चन बनते हैं। उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वहां पर पूरे कैरेक्टर्स का एनालाइज पूछा जाता है, उनकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग क्या थी, किस टाइप का कैरेक्टर था। तो वहां पे वो वन डे एग्जाम नहीं, वहां पर आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। तो अगर यहाँ पे वैनिटी फेयर से जो कैरेक्टर है हमारा बेकी शार्प, उस कैरेक्टर को पूरा अगर डिस्क्राइब करने को कह दिया जाए तो यूपीएससी में इससे क्वेश्चन बन सकता है। मैंने खुद क्वेश्चन देखे हैं इसमें। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इस नोवेल को गो थ्रू द समरी एंड read the detailed summary. It is important. And read the character of Becky Sharp. मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इस नोवेल से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। बहुत रेयर है अगर ये एग्जाम, कोई भी एग्जाम इस नोवेल को स्किप कर दे तो। एंड नेक्स्ट है डेनिस डॉवल। डेनिस डॉवल नोवेल जो, इनके बारे में भी क्वेश्चन बना था। हम लोगों ने देखा होगा जितने भी राइटर्स जो हैं, जब वो नोवेल्स लिखते हैं तो उनके जो नोवेल्स बहुत ज्यादा जो फेमस हुए हैं, हिट सक्सेस मिली है, उनसे क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। बट वो वर्क जो कि अनपब्लिश हो गया या अनफिनिश्ड रह गया, उन वर्क से भी क्वेश्चंस बनते हैं, बिकॉज वहां पर क्या है, वो वर्क अनफिनिश्ड है। यहाँ पर ये एक न्यू थिंग हो जाती है, क्योंकि हर कोई उन वर्क्स को नहीं पढ़ा, अनफिनिश्ड है, अनपब्लिश्ड है, किसी ने पढ़ा नहीं है। तो वहां पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि विलियम मैकपीस थैकरे का कौन सा वर्क है जो कि अनफिनिश्ड है। तो अगर आपने डिटेल कंप्लीट नॉलेज है, आपको कॉन्सेप्ट वाइज नॉलेज है, तो ही आप उसका आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। हियर अब हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ पर फिनिश हो चुका है एंड नेक्स्ट स्लाइड हमारी लास्ट स्लाइड है। थैंक यू सो मच गाइज एंड आई होप यू गाइज विल शो योर लव टू मी एंड इफ यू गाइज like the lecture series, please do subscribe and hit the bell icon so you guys will get notified when the video uploaded. Till then, keep learning and अपनी preparations को बहुत अच्छे से कीजिए so that you will be able to qualify the exam. Okay, till then, bye bye.